हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है लीगल एथिक्स का एक टॉपिक, हु इज एन एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है, जो हम देखेंगे एडवोकेट एक्ट 1961 के मुताबिक। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवोकेट की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। ठीक है, और हम देखेंगे कि एडवोकेट को बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है, क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। और फिर देखेंगे हम कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, यानी कि अयोग्यताएं क्या है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको एक एडवोकेट बनने से रोकती हैं या आपके लाइसेंस को कैंसिल करवा सकती हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द एडवोकेट एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इसका मतलब है कि एक एडवोकेट सिर्फ अपने क्लाइंट का पक्ष नहीं रखता, बल्कि वो कोर्ट का एक मुख्य अधिकारी यानी कि न्यायालय का अधिकारी भी होता है, जिसका फर्ज होता है जस्टिस सर्व करना, न्याय दिलाना। ठीक है, अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो एक एडवोकेट एक ऐसा लीगल प्रोफेशनल होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में अपने क्लाइंट के बिहाफ पर बोलता है, लेकिन उसका काम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक लिमिटेड नहीं होता है। एडवोकेट्स को ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी की हेल्प करते हैं लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट करने में, लॉ की व्याख्या करने में और कानून को अप्लाई करने में। अब देखते हैं हम तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है रिप्रेजेंटेशन, आर्ग्यू एंड असिस्ट। तो सबसे पहला आता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व करना। एक एडवोकेट ना अपने जो वादकारी, जो उसका लिटिगेंट्स होते हैं ना, उनका जो है वो कोर्ट के आगे उनका केस जो है लीगल तरीके से प्रेजेंट करता है। ठीक है, आर्ग्यू यानी कि बहस करना। कोर्ट में ना जज के सामने क्लाइंट के बिहाफ पर सारे फैक्ट्स और लॉ को सही तरीके से आर्ग्यू करना, ताकि क्लाइंट को न्याय मिल सके। ये एडवोकेट का सबसे बड़ा फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है असिस्ट, यानी कि सहायता करना। एक एडवोकेट का ये फर्ज है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लॉ को इंटरप्रेट करे। ठीक है, असिस्ट करे कोर्ट को, ताकि न्याय दिलवाया जा सके। अब देखते हैं एडवोकेट की वैधानिक परिभाषा, यानी कि स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। तो अगर हम एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 21A को देखें, तो वहां पे लिखा है एडवोकेट मीन एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि सरल भाषा में अगर हम इसको समझें कि केवल एलएलबी की डिग्री ले लेने से कोई इंसान एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता नहीं बन जाता। डिग्री होल्डर को हम सिर्फ लॉ ग्रेजुएट कहते हैं। आपको अगर एडवोकेट बनना है तो आपको एडवोकेट तभी माना जाएगा जब आपका नाम ऑफिशियली एंटर किया जाएगा रोल ऑफ एडवोकेट्स में, जिसे स्टेट बार काउंसिल मेंटेन करती है। यानी जब तक आपका नाम स्टेट बार काउंसिल की नामावली में दर्ज नहीं हो जाता है, तब तक आपको लीगली एडवोकेट नहीं माना जाएगा। आप केवल और केवल एक लॉ ग्रेजुएट हैं और आप किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका नाम स्टेट बार काउंसिल की नामावली में नहीं आ जाता। अब हम देखते हैं एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन जो कि होता है लॉयर वर्सेस एडवोकेट की। लॉयर और एडवोकेट में अंतर क्या होता है? हमारी नजरों में तो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में फर्क होता है। ठीक है, दोनों के पास लॉ डिग्री होती है, लेकिन कोर्ट में खड़े होने का अधिकार केवल एक के पास होता है। समझते हैं कैसे? अगर हम बात करते हैं लॉयर की, तो कोई भी इंसान जिसने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की है, यानी कि एलएलबी कंप्लीट की है, वो लॉयर कहलाता है। ठीक है, एक जो लॉयर होता है उसके पास लीगल एडवाइस देने का अधिकार होता है, वो कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कि न्यायालय में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यानी उसके बिहाफ पर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। और वहीं अगर हम एडवोकेट की बात करते हैं, तो एक एडवोकेट वो लॉयर्स होते हैं जिन्होंने AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया होता है। ठीक है, वो स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और उनके पास राइट टू प्रैक्टिस होता है, यानी उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करने का और क्लाइंट का पक्ष रखने का पूरा कानूनी अधिकार होता है। अब हम यहाँ से समझ गए कि एक लॉयर जो होता है वो अगर AIBE का पेपर क्लियर करता है तो एडवोकेट बन जाता है। ठीक है,
जब तक एक इंसान लॉयर है वो केवल कानूनी सलाह दे सकता है, कोर्ट में जाकर के केस नहीं लड़ सकता। लेकिन जैसे ही वो AIB का पेपर क्लियर करके एडवोकेट बन जाता है, उसके पास किसी भी कोर्ट में जाकर के केस को प्रेजेंट करने का अधिकार आ जाता है। इसी डिफरेंस के साथ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, एवरी एडवोकेट इज अ लॉयर बट एवरी लॉयर इज नॉट एन एडवोकेट। यानी हर अधिवक्ता एक वकील होता है लेकिन हर वकील एक अधिवक्ता नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा ही सिंपल सा कारण है, कोर्ट में हाजिर होने का अधिकार यानी कि राइट टू अपीयर इन कोर्ट सिर्फ एक लॉ डिग्री से नहीं मिलता है। वो तब मिलता है जब आपका एनरोलमेंट यानी कि आपका नामांकन एक स्टेट बार काउंसिल के रोल पर हो जाता है। एक एडवोकेट बनने के लिए लॉयर होना जरूरी है, मगर उसके साथ एक पेपर AIB को क्लियर करना भी जरूरी है। एक लॉयर जो है तब तक एक एडवोकेट नहीं बन जाएगा जब तक कि वो किसी स्टेट बार में एनरोल नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखिए अभी हमने देखा कि आपको LLB की डिग्री से आप लॉयर बन सकते हैं, राइट? लेकिन लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए आपको किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन उस एनरोलमेंट की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। वो क्वालिफिकेशंस दी गई हैं सेक्शन नंबर 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट के अंदर, ठीक है? देखते हैं वो एक एक करके क्वालिफिकेशंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सिटीजनशिप की, नागरिकता की। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी इंसान एडवोकेट बनना चाहता है भारत में, उस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एज की। अगर हम बात करें तो जो ये एज है ना, उसको 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अपर लिमिट नहीं लिखी गई, लेकिन लोअर लिमिट है एज की, क्या 21 साल का कम से कम होना पड़ेगा उसको एनरोलमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन की। अगर हम बात करते हैं यानी कि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या तो लॉ ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की LLB कर लो, या फिर 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जिसे हम BA LLB भी कहते हैं, आपने वो किया हो। इन दोनों में से कोई एक आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद चौथी शर्त हमारे पास आती है फॉरेन डिग्री यानी कि विदेशी डिग्री। अगर किसी एप्लीकेंट के पास किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी यानी कि किसी विदेशी विश्वविद्यालय की कोई डिग्री है, ठीक है, तो वो भी वैलिड मानी जाएगी जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनरोलमेंट फी यानी कि नामांकन शुल्क। तो एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेंट को स्टेट बार काउंसिल द्वारा जो तय की गई एनरोलमेंट फीस है ना, जो भी निर्धारित शुल्क है, वो देना जरूरी होता है। इसके बाद आता है AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो प्रोविजनल एनरोलमेंट के बाद एक निर्धारित समय यानी कि एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना मैंडेटरी होता है, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस है ना वो आपको परमानेंट मिल सके, स्थायी प्रमाण पत्र आपका मिल सके प्रैक्टिस करने का, ठीक है। एनरोलमेंट की क्वालिफिकेशन में मैंने आपको सेकंड पॉइंट एज का बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि लोअर लिमिट 21 होनी चाहिए एज की, कि कम से कम 21 साल तो उस इंसान को जो भी एडवोकेट बनने जा रहा है 21 साल का वो होना चाहिए। बट इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट, ठीक है। जो हमारा एडवोकेट एक्ट है ना, वो भी यही कहता है कि एनरोलमेंट के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है, ठीक है। जब तक एक पर्सन की उम्र कम से कम 21 ईयर्स की है और वो सेक्शन नंबर 24 की बाकी सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, तो वो किसी भी उम्र में एडवोकेट बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। कानून में इसके लिए कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है कि इस एज के बाद आप एडवोकेसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट की, यानी उन अयोग्यताओं की जिनकी वजह से एक पर्सन एडवोकेट नहीं बन सकता। एडवोकेट एक्ट का सेक्शन नंबर 24A उन लोगों की लिस्ट बताता है जो एनरोल्ड होने के लिए डिसक्वालिफाइड है, ठीक है। यहाँ 3 मेन डिसक्वालिफिकेशन दी गई हैं। सबसे पहले आता है मॉरल टर्पिट्यूड कन्विक्शन, यानी कि नैतिक अक्षमता के लिए दोष सिद्धि, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी ऐसे ऑफेंस यानी कि किसी ऐसे अपराध में कन्विक्टेड है, दोषी पाया गया है,
जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि नैतिक गिरावट शामिल है, तो वो एनरोलमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट आता है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस, यानी कि छुआछात के जो भी अपराध हैं उन सब के लिए। अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 के अंडर किसी भी छुआछात से जुड़े कानूनी अपराध में कन्विक्टेड है यानी दोषी पाया गया है, तो उसे भी एडवोकेट बनने से रोका जाएगा। नेक्स्ट आता है डिसमिसल फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सरकारी नौकरी से डिसमिस या रिमूव किया गया है और अगर उसके पीछे जो चार्ज है वो मॉरल टर्पिट्यूड का आ गया, ठीक है, तो वो भी एनरोलमेंट के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो ये 3 तरीके की डिस्क्वालिफिकेशंस है हमारे पास। अब हमने एक बंदे के ऊपर 3 तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन तो लगा रखे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये डिस्क्वालिफिकेशंस कभी एंड होंगे? ठीक है, क्या वो बंदा फिर से कभी क्वालिफाई कर पाएगा, एलिजिबल होगा कभी एडवोकेट बनने के लिए? तो इसके लिए है कि हाँ, वो डिस्क्वालिफिकेशन एंड होते हैं। इसके लिए हमारे कानून में 2 तरीके के रूल हैं। सबसे पहला रूल है 2 ईयर रूल, यानी कि 2 साल का नियम। डिस्क्वालिफिकेशन का जो असर होता है ना, वो 2 साल तक ही होता है। ठीक है, 2 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है और वो बंदा एलिजिबल हो जाता है फिर से एडवोकेट बनने के। ठीक है, अब ये जो 2 साल है कैसे कब से कब तक के देखे जाएंगे? तो अगर वो बंदा जेल के अंदर है और जेल से वो बंदा रिहा हुआ, जिस दिन वो रिहा हुआ है उससे लेकर के 2 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा और इसके बाद वो फिर से क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है अगर उस बंदे को सर्विसेज से डिसमिसल किया गया है, निकाला गया है। ठीक है, अगर किसी नौकरी से निकाला गया है तो जिस दिन नौकरी से निकाला था, ठीक है, उस दिन से लेकर 2 साल तक वो बंदा डिस्क्वालीफाई रहेगा और उसके बाद 2 साल पूरे होते ही वो फिर से एलिजिबल हो जाएगा एडवोकेट बनने के लिए। ठीक है, अब वो अपना एनरोलमेंट भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके लिए योग्यता उसे फिर से मिल गई है। इसके बाद दूसरा है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। अगर कोई पर्सन ऊपर बताए गए केसेस में गिल्टी है, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का बेनिफिट दिया हुआ है, तो उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा। ऐसा इंसान बिना किसी 2 साल के इंतजार के, ठीक है, तुरंत एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये एक रूल है जो हमारा 4 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्यूजल ऑफ एनरोलमेंट एंड इंटीमेशन। देखिए, अगर किसी एक बंदे को डिस्क्वालिफिकेशन कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है, किसी एक स्टेट बार काउंसिल ने डिस्क्वालिफिकेशन कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो फिर अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? ठीक है, अगर कोई स्टेट बार काउंसिल किसी एप्लीकेंट का एनरोलमेंट रिफ्यूज कर रही है, ठीक है, किस बेसिस पे? जो दिए गए डिस्क्वालिफिकेशंस है उन बेसिस पर, तो उस स्टेट बार काउंसिल की कानूनी ड्यूटी होती है कि वो बाकी के सभी स्टेट बार काउंसिल्स को ये इंटीमेट करे, यानी इसकी सूचना दे। ठीक है, इस सूचना में 3 चीजें शामिल होना जरूरी है। पहला क्या? नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो आवेदक है उसका नाम। दूसरा एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का पता। और तीसरा है रीजन फॉर रिफ्यूजल ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि नामांकन से इनकार करने का कारण क्या है। अब ये जो सूचना है ये सारी की सारी बार काउंसिल्स में चली जाएगी। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? तो इसका सीधा सा इफेक्ट ये होता है कि किसी एप्लीकेंट को अगर किसी भी एक स्टेट बार काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, एनरोल करने से, तो बाकी किसी भी दूसरी स्टेट बार काउंसिल में उसका एनरोलमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उस बंदे को रोक दिया जाता है किसी भी अदर स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल होने से। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक स्टेट ने आपको डिस्क्वालीफाई किया तो आप किसी भी दूसरे स्टेट में छुप छुपा कर भी एनरोलमेंट नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट बार काउंसिल ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है वो बाकी सभी स्टेट बार काउंसिल को सूचना दे देगी आपके नाम की कि इस बंदे को इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया गया था, आप भी इसका एनरोलमेंट ना करें। देखते हैं बार ऑन कैरिंग अनदर प्रोफेशन, यानी कि किसी भी दूसरे तरीके का व्यवसाय करने पे रोक, बैन है किसी भी दूसरी प्रैक्टिस पे।
तो कानून का ना ये बिल्कुल ही सिंपल सा फंडा है कि कोई भी पर्सन लीगल प्रोफेशन के साथ साथ कोई दूसरा व्यवसाय, कोई दूसरा बिजनेस, कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकता। अगर कोई लॉ ग्रेजुएट पहले से ही किसी दूसरे प्रोफेशन में एंगेज है तो वो एनरोलमेंट के लिए ही डिस्क्वालीफाई है। ठीक है। अब इस रूल को समझने के लिए हानि राज एल चुलानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसमें ना कोर्ट ने कहा कि ये बार जो है बिल्कुल सही है, ये जो रोक है ना ड्यूअल प्रोफेशन के बिल्कुल सही है। ठीक है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कोई इंसान पहले से ही किसी दूसरे प्रोफेशन या वोकेशन या किसी भी तरीके की प्रैक्टिस में है, किसी भी तरीके की जॉब में है, तो वो एडवोकेट के रूप में एनरोल होने के लिए डिस्क्वालीफाई है, नहीं कर सकता वो एनरोलमेंट अपनी। ठीक है, अधिकार ही नहीं है उसके पास। एक एडवोकेट को पूरी तरीके से कानून के पेशे के प्रति समर्पित होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा इस केस में। ठीक है। अब देखते हैं सैलरीड लॉ ऑफिसर्स कैन नॉट एनरोल, यानी कि जो पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में जुड़े हैं ऑफिसर्स, वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं करवा सकते हैं। देखिए इसका ना रूल एकदम सिंपल सा है कि अगर कोई फुल टाइम सैलरीड लॉ ऑफिसर है ना, वो एडवोकेट बनने का अधिकारी नहीं होता है। ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समझा जाता है कि जो पूरी तरीके से सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है ना, वो और कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना, दोनों ही ना इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, साथ साथ काम नहीं कर सकते हैं। इस रूल को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक केस है सतीश कुमार शर्मा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई पर्सन फुल टाइम सैलरीड लॉ ऑफिसर के रूप में नौकरी कर रहा है तो वो एडवोकेट के रूप में एनरोल्ड नहीं हो सकता। कोर्ट का कहना है कि ऐसी नौकरी की ऑब्लिगेशंस, जो भी जिम्मेदारियां होती है ना, वो एडवोकेट को उसकी ड्यूटी निभाने के लिए सपोर्ट नहीं करती है। अगर हम अपने पूरे लेक्चर का क्विक रिकैप देखना चाहें तो सबसे पहले बात करेंगे कि एडवोकेट कौन होता है। तो जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है, अगर सोर्स ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो एडवोकेट एक्ट 1961 पर बेस्ड है। इसका सेक्शन नंबर 21A डिफाइन करता है कि एडवोकेट कौन होते हैं, और सेक्शन नंबर 24 एडवोकेट की क्वालिफिकेशंस बताएगा, और सेक्शन नंबर 24A एडवोकेट की डिसक्वालिफिकेशंस बताएगा। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एडवोकेट बनने के लिए एक इंडियन सिटीजन को कम से कम 21 साल की उम्र को पार कर लेना होता है। इसके बाद उसके पास एक लॉ डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और उस फिर साथ के साथ होगा एनरोलमेंट फी पे करे और AIB का एग्जाम दे और फिर किसी स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल हो जाए। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, अयोग्यताओं की, तो अगर किसी मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि नैतिक अक्षमता में कन्विक्टेड हुआ, वो अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत किसी कारणवश दोषी पाया गया, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज से उसको डिसमिस किया गया है, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा खुद को एनरोल करवाने के। ठीक है। अगर हम बात करें कि इन कंपेटिबिलिटी की, तो एक एडवोकेट प्रैक्टिस के साथ कोई दूसरी प्रोफेशन नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर कोई फुल टाइम सर्विस कर रहा है और सैलरी ले रहा है एज एन लॉ ऑफिसर, तो वो भी खुद को एनरोल नहीं करा सकता एज एन एडवोकेट। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।